यह कहानी कुलधरा की है, अ हॉन्टेड विलेज। इंसान की नियति से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। हम यूं भी कह सकते हैं कि हम नियति के हाथों की एक कठपुतली है, जिसको वो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक क्षण अपनी अंगुलियों पर नचाती है। नियति से लड़ना असंभव है। इस बात का एहसास मुझे अभी हुआ जब मैं अपनी मृत्यु से बस चंद कदम दूर जमीन पर असमर्थ पड़ा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ श्रीवास्तव, उम्र 30 साल। टूरिज्म ब्रांच से MBA करने के बाद जब जॉब में मन मुताबिक संतुष्टि न मिली तो कुछ नया करने का दिल किया। मेरा मानना था कि अपनी नियति मैं खुद लिख सकता हूँ। अगर आपको अपने करियर के साथ ही दिल में दबी वर्षों पुरानी ख्वाहिश पूरी करने का मौका भी मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी सोच थी कि भूत प्रेतों के नाम पर सदियों से लोगों को ठगा जाता रहा है। मेरा मानना था कि कुछ जगहों पर नकारात्मक शक्ति की मौजूदगी तो होती है, पर यह सिर्फ एक एहसास होता है, भूत प्रेत नहीं। जब भी कभी मैं आत्माओं, भूतिया जगहों का महिमा मंडन करते हुए लेख, इनको रहस्यमयी बताने वाले टीवी शो एवं डॉक्यूमेंट्री इत्यादि देखता तो दिल में एक ही इच्छा होती कि काश मैं दुनिया के सामने इन झूठे दावों की पोल खोलकर उनके दिमाग में जबरदस्ती ठूस दिए गए इस अंधविश्वास के कीड़े को मार सकूं। मैंने भूत प्रेत और अंधविश्वास नाम से एक YouTube चैनल शुरू किया और फिर शुरू हो गया मेरा अभियान, दुनिया में अतृप्त आत्माओं के मिथ्या अस्तित्व के खिलाफ। दुनिया की नजरों में जो भी हॉन्टेड जगह होती थी, मैं कैमरे के साथ वहां जाता था। उस जगह पर रुककर वहां के हर एक पहलू, हर एक घटना को अपनी डॉक्यूमेंट्री में शामिल करके उस जगह को हॉन्टेड बताने वाले तमाम झूठ का पर्दाफाश करते हुए उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर देता था। लोगों द्वारा मेरे वीडियो काफी पसंद किए जा रहे थे। मेरे इस अनोखे साहसिक काम की चर्चा हर ओर हो रही थी। पहले अकेला काम किया, बाद में जब मुझे अप्रत्याशित सफलता मिलने लगी तो कैमरा मैन जय और एक हेल्पर गोपाल भी मेरी टीम में शामिल हो गए। भानगढ़ का किला, जतिंगा घाटी, रामोजी फिल्म सिटी सहित भारत की सभी कथित हॉन्टेड जगहों पर जाकर मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री बना चुका था एवं इन सभी जगहों पर भूत प्रेत का बच्चा भी न होने का दावा दुनिया के सामने कर चुका था। कुछ जगहों पर कुछ अजीब सा महसूस जरूर किया था मैंने, पर जैसा कि पहले बता चुका हूँ ये सब निगेटिव एनर्जी का रिएक्शन मात्र था। इसी श्रृंखला में मेरा अगला और सबसे महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट था देश के सबसे खतरनाक एवं शापित गांव के रूप में विख्यात कुलधरा पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करना, जिससे इसके भूतिया होने का खंडन दुनिया के सामने किया जा सके। वर्षों से किए जा रहे दावों के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर जिले का खंडहरों में तब्दील हो चुके 970 मकानों वाले कुलधरा गांव को 13वीं शताब्दी में बड़े ही सुंदर व व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। इस गांव के लोग वैदिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से पारंगत होने के साथ ही बहुत ही नेक हृदय के थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत इस गांव पर कहर बनकर टूटी। जैसलमेर राज्य के दुराचारी मंत्री सलीम सिंह के अत्याचारों का बोलबाला पूरे क्षेत्र में था। इस गांव की महिलाओं पर उसके द्वारा डाली गई बुरी नजर का परिणाम सारे गांव को उसकी क्रूरता का दंश झेल कर चुकाना पड़ा। सलीम सिंह इस गांव की भव्यता पर मोहित हो गया था एवं यहाँ खुद का महल तैयार करवाना चाहता था। बहुत से पुरुषों एवं महिलाओं को गांव के बीचों बीच जिंदा जलवाकर लड़कियों का बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया। जान बचाकर गांव छोड़कर जाते समय शेष बचे कुछ सिद्ध पुरुषों ने अपने व्यथित हृदय से गांव को हमेशा वीरान रहने का शाप दे डाला। शापित हो जाने के कारण गांव के सारे प्राकृतिक जलस्रोत सूख गए। गांव में राजमहल बनाने आए कारीगरों एवं सैनिकों की में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस शाप का प्रभाव पूरे जैसलमेर राज्य पर भी हुआ। राज्य में चारों ओर अकाल, अशांति, महामारी फैल गई। सलीम सिंह एवं जैसलमेर के राजा भी सत्ता से बेदखल हो गए। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने कुलधरा को पर्यटक स्थल तो घोषित कर दिया है, पर वहां निवास करने अथवा रात्रि विश्राम की अनुमति किसी को भी नहीं है। कुलधरा गांव की इन कहानियों को मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ।
पर आज मेरे पास मौका था अंधविश्वासियों को प्रमाणों के साथ असत्य सिद्ध करने का। मेरी टीम पूरी तरह तैयार थी। दिल्ली से जैसलमेर की दूरी लगभग 750 किलोमीटर है। अपनी कार से जय और गोपाल के साथ किया गया यह सफर काफी रोमांचक था। 18 घंटे के सफर के बाद हम सभी जैसलमेर पहुँचे। सुबह के 10 बजे थे। दिन में होटल में रुककर थकान दूर करने के बाद शाम को 5 बजे हम कुलधरा के लिए निकले। जैसलमेर से इस गांव की दूरी मात्र 30 किमी है। मई के महीने में शाम के समय भी तपती हुई रेत हमें विचलित कर रही थी। डॉक्यूमेंट्री में हम अपने सफर का वर्णन भी करते हैं। इस वजह से जय के द्वारा रास्ते के दृश्य भी कैमरे में रिकॉर्ड किए जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले ही अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स को आज रात के इस खतरनाक अभियान के बारे में सूचना दे चुका था। मैं थोड़ी ही देर में एक बड़े से लोहे के फाटक को पार करते हुए हम गांव में थे। गांव के नाम पर बस मकानों के खंडहर ही दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक अभी उजाला था। तो गांव की झलक अपने दर्शकों को दिखाने के लिए हमने गलियों में घूमते हुए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। वैसे गांव कितना खूबसूरत रहा होगा, इस बात का अंदाजा तो व्यवस्थित एवं सुंदर ढंग से बने मकानों को देखकर हमने लगा लिया था। बड़े बड़े बरामदे, उनमें लगे स्तंभों पर की गई नक्काशी, मकानों की दीवारों पर जड़े सफेद संगमरमर के पत्थरों पर उकेरे गए देवी देवताओं के मनभावने चित्र कुलधरा की इस आकर्षक स्थापत्यकला के मुरीद हो गए थे हम तीनों। हर 100 मीटर की दूरी पर कुआं और गांव के बिल्कुल मध्य में विशालकाय बावड़ी भी बनी थी, पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी इनमें। उजाले में भी एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी इस गांव में। इससे पहले किसी भी पुराने किले या अन्य खंडहर को भी इस प्रकार वीरान महसूस नहीं किया था कभी। धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था। अपनी कार के पास थोड़ा सा आराम करने के बाद साथ में लाए हुए खाना खाकर हम लोग गांव में फिर से गए। रात का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी डॉक्यूमेंट्री के लिए। रात में जो भी इस गांव में रुकता है अगली सुबह नहीं देख पाता। इस तथ्य को दुनिया के सामने झूठा साबित करने के लिए हमारा नाइट विजन कैमरा पूरी तरह तैयार था। रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित इस गांव के खंडहर रात में चांद की हल्की दूधिया रोशनी से नहा गए थे। गांव के पत्थर से बने रास्तों पर अपनी डॉक्यूमेंट्री को होस्ट करते हुए सबसे आगे मैं चल रहा था। मेरे ठीक पीछे गोपाल और सबसे अंत में हम पर कैमरे का फोकस बनाकर जय चला आ रहा था। मौसम अचानक से कुछ खराब सा होने लगा था। तेज रेतीली आंधी से बचने के लिए हम लोग एक बिना छत वाली चारदीवारी के अंदर प्रवेश कर गए। राजस्थान में इस प्रकार के रेत भरे तूफान आना आम बात थी, पर हम थोड़ा खुश थे क्योंकि गर्मी से कुछ हद तक निजात मिली थी। यह रेतीला तूफान इतना सामान्य सिद्ध नहीं हुआ जितना सोचा था। शायद यह तो कोई चेतावनी थी जिसको हमने समझना जरूरी नहीं समझा। तेज हवा के बीच हम सभी को मकान के बाहर कुछ महिलाओं के आपस में वार्तालाप करने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। हमने सोचा शायद आसपास के गांव की महिलाएं रास्ता भटक गई हो। मदद के लिए हम तेजी से बाहर निकले। आंधी में कुछ नहीं दिख रहा था, पर आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। महिलाएं राजस्थानी भाषा में कुछ बातें कर रही थी। मैंने तेज आवाज लगाकर उन्हें अपने मौजूद होने का एहसास करवाकर मदद करनी चाहिए, पर वहां से कोई उत्तर नहीं आया। अचानक से तूफान थम गया। आंखें मलते हुए चारों ओर देखा तो हम तीनों चौंक पड़े। हम गांव के बीचों बीच बावड़ी के सामने खड़े थे, जबकि हमने तूफान से बचने जिस मकान में शरण ली थी वह गांव की शुरुआत में ही था। पर बिना चले 500 मीटर की दूरी हमने कैसे तय कर ली? शायद कुछ दिखाई न देने की वजह से हम कंफ्यूज हो गए हो। यह बात हमने एक दूसरे को समझाकर तसल्ली देने की कोशिश की। तूफान की वजह से कैमरे में भी कुछ रिकॉर्ड न कर पाए थे हम। केसरिया बालम आवोनी पधारो म्हारे देश जी पिया प्यारी राढोला आवोनी पधारो म्हारे देश। किसी महिला की आवाज में राजस्थान में स्वागत गीत के रूप में प्रसिद्ध इस गीत की सुरीली आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी। अभी हम तीनों गाने की दिशा में आगे बढ़े तभी बावड़ी से बहुत तेज आवाज आई। पानी में किसी बड़े पत्थर या किसी के कूदने की आवाज।
आश्चर्यचकित होकर हम बावड़ी की ओर मुड़े, देखा तो बावड़ी अभी भी सूखी ही पड़ी थी। फिर ये आवाजें। इस घटना से गोपाल अब डर रहा था। उसने मुझसे लौट चलने का बहुत आग्रह किया, पर मुझ पर तो लोगों के दिमाग से अंधविश्वास दूर करने का भूत सवार था। कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए हम फिर से आगे बढ़ ही थे कि जय चीखता हुआ गिर पड़ा। कैमरा भी हाथ से छूटकर बड़े से पत्थर से जा टकराया। एक भयंकर काला सांप उसके पैर से लिपटा हुआ था। उसके मुंह से निकल रहा झाग बता रहा था कि यह सांप उसे डस चुका है। हमने बड़ी मुश्किल में सांप को दूर भगाया। ऐसी जगहों पर जाते समय हम अपने बैग में सांप के जहर का एंटीडोट भी साथ लेकर चलते हैं। हमने तुरंत ही उसे इंजेक्शन दिया, पर इस सांप के जहर का इलाज हमारा एंटीडोट भी नहीं कर पा रहा था। इस घटना से मैं और गोपाल सिहर गए थे। जय की हालत लगातार खराब हो रही थी। अब हमारा लक्ष्य हर हाल में उसे बचाना था। अपने टूटे कैमरे को उठाकर जय को लेकर हम अपनी कार की ओर बढ़े। हमारे ठीक सामने एक महिला पीठ किए हुए खड़ी दिखाई दी। सुरीली आवाज में पधारो म्हारे देश गाते हुए इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, चारों ओर से भयानक ठहाकों की आवाजें गूंजने लगी। वह महिला हवा में उड़ती हुई हमारे सिर के ठीक ऊपर आकर धुएं में बदल गई। सारा गांव तेजी से कांपने लगा, जैसे भूकंप आ रहा हो। खंडहर हो चुके मकानों से निकलकर ढेर सारे पुरुष महिलाओं की कुछ धुंधली सी आकृतियां यहाँ वहाँ विचरण करने लगी। पुरुष कानों में जनेऊ एवं धोती कुर्ता धारण किए हुए थे एवं महिलाएं पारंपरिक प्राचीन राजस्थानी परिधान। हमारी आंखों के सामने घट रहा इस घटनाक्रम ने कुछ ही सेकंड में आत्माओं के न होने की मेरी मानसिकता को चूर चूर कर दिया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि सारा गांव पुनः जीवित हो गया हो। हम डर से कांप रहे थे। गोपाल की तो अब तक पेंट भी गीली हो चुकी थी। आग की लपटों से घिरा हुआ एक इंसान दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया और मेरे कुछ समझने से पहले ही मेरे शरीर को पार करता हुआ बावड़ी में कूद गया। शायद इस गांव से जुड़ी सारी तथ्य पूरी तरह सच थी। मकानों की दीवारों से लाल खून का तेज रिसाव होने लगा, जिसके बहाने से सड़कें भी लाल हो गई थी। हम टूटे कैमरे से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे और फिर अब इतनी हिम्मत भी न बची थी। तभी हमारे कैमरामैन जय ने अपनी अंतिम सांस ले ली। उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी। जय अब हमारे बीच नहीं रहा। मेरी कुलधरा आने की जिद उसकी जान ले चुकी थी। बुरी तरह जल्दी से अपनी कार के पास पहुंचना चाहते थे, पर एक विशालकाय जीवित मुर्दा हमारे ठीक सामने जमीन को फाड़कर आ खड़ा हुआ और हंसने लगा। हमने पीछे भागना चाहा, पर जमीन से निकले कुछ पंजों ने मेरे और गोपाल के पैरों को जकड़ लिया। वह विभत्स से चेहरे वाला 7 फुट का लंबा चौड़ा खौफनाक मुर्दा जमीन पर अपने भारी भरकम पैर पटकता हुआ हमारे बिल्कुल नजदीक आ गया था। हम फटी हुई आंखों से अपनी मौत को सामने आता हुआ देख रहे थे। मजबूत पंजों की कैद से छूटने का हर प्रयास विफल हो चुका था हमारा। गोपाल रोने के साथ जोर जोर से चीखता चिल्लाता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। मुर्दा रूपी दैत्य ने सड़क पर पड़ी जय की लाश को देखा तो उस पे टूट पड़ा। अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसकी छाती और पेट को फाड़ दिया। पेट के अंदर मुंह डाल के पहले तो जी भर के उसका खून पिया, फिर हाथ से सारी आंतों को खींचकर एक झटके में निकाल लिया। जय की आंतों को माला की तरह गले में पहन चुका था वो दैत्य। न चाहते हुए भी इस दृश्य को देखना पड़ रहा था हमें। भय से चीख चीख कर अब तक गला बैठ चुके थे हमारे। गोपाल तो अब अपनी मानसिक स्थिति भी खो चुका था। जय के शरीर को चीर फाड़ने के बाद उसके सिर को मरोड़ मरोड़ के उखाड़ लिया था उस दैत्य ने। एक छोटे बच्चे की तरह खून से लथपथ सिर को उछाल उछाल कर खेल रहा था वो। अपने नाखूनों से जय की पुतलियां निकालकर बड़े चाव से खाने के बाद वो दैत्य जोर जोर से ठहाके मारने लगा। इससे ज्यादा कुछ देखने की स्थिति अब मेरी भी नहीं बची थी। फिर भी शरीर के किसी कोने में बची खुची हिम्मत को इकट्ठा करके बैग में रखा तेजधार वाला चाकू निकालकर मैंने उन पंजों को काट दिया जो मुझे व गोपाल को जकड़े थे। कार की तरफ जा नहीं सकते थे तो जान बचाने के लिए हम दूसरी ओर भागे।
गांव की गलियां, मैदान, सभी सुनसान जगह अब भूतिया चहल पहल से आबाद हो गई थी। तभी अचानक से गोपाल जमीन पर गिर पड़ा और घिसटता हुआ बावड़ी की ओर जाने लगा। कोई अदृश्य शक्ति उसको चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी। मैं चाहकर भी उसे बचाने में असमर्थ था। छपाक की आवाज और गोपाल की दर्दनाक चीख इस बात की गवाही दे चुकी थी कि वह इस दुनिया से जा चुका है। मेरे पास सिवाय पश्चाताप के अब कोई भी मार्ग शेष न था। चारों ओर सिर्फ मौत का खौफनाक मंजर पसरा हुआ नजर आ रहा था। तभी बुरी तरह जले हुए चेहरे के साथ कुछ स्त्रियों ने मुझे घेर लिया। वह जोर जोर से खिलखिला रही थी। मेरी स्थिति अब भागने की भी न बची थी। तुम उस दुष्ट मंत्री के साथी हो न, हमें ले जाने आए हो यहाँ से, पर यह हमारा गांव है, हमारे पुरखों का गांव है। हम सब मिलकर तुम्हारे रक्त से इस गांव की मिट्टी की प्यास बुझाएंगे आज। उनमें से एक स्त्री ने डरावनी आवाज में मुझे चेतावनी देने के साथ में जोर का धक्का दिया। मैं हवा में उड़ता हुआ कुछ दूर जाकर एक पुराने चबूतरे पर पेट के बल जा गिरा। इस टूटे फूटे चबूतरे में से कई तेजधार वाले लंबे नुकीले पत्थर निकले हुए थे, जो मेरे शरीर के कई हिस्सों को चीरकर आर पार हो गए। मैंने उठने की बहुत कोशिश की, पर जख्मों से निकलते रक्त और असहनीय दर्द ने मुझे लाचार कर दिया था। तेज खिलखिलाहट की आवाज अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और फिर धीमे धीमे मेरी आंखें बंद हो गई और आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। मेरा मस्तिष्क इस बात को स्वीकार कर चुका था कि ये आंखें अब कभी नहीं खुलेगी, पर जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि नियति से बढ़कर कुछ भी नहीं। 1 माह बाद मेरी आंखें फिर खुली। जैसलमेर के रॉयल हॉस्पिटल के आईसीयू में मेरी फैमिली सामने खड़ी थी। मैं हतप्रभ था। उठने की कोशिश की तो पता चला रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टूट चुकी है। मेरे बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ, जब इस बारे में अपनी फैमिली वालों से पता किया तो पता चला कि मेरे द्वारा YouTube पर कुलधरा जाने की खबर जैसलमेर प्रशासन को लग गई थी। कुछ दूर में लगे आर्मी कैंप के जवान हमें रोकने के लिए कुलधरा पहुंचे थे, जो वहां से लेकर आए। उनके अनुसार हम तीनों अत्यधिक नशे में कार चला रहे थे, जो कि कुलधरा के एक खंडहर से टकरा गई। हादसे में जय और गोपाल की मौत हो गई एवं मैं घायल अवस्था में मूर्छित पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दोनों के शरीर में अत्यधिक एल्कोहल पाया गया था। शायद कुलधरा गांव ने मुझे जानबूझकर मरने नहीं दिया कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। कुछ दिन के बाद जैसलमेर के अस्पताल से दिल्ली में अपने घर पहुंचने के बाद व्हील चेयर पर सरकते हुए मैंने YouTube पर एक और वीडियो अपलोड किया, जिसमें मैंने अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को इस खौफनाक सफर से मिले अनुभव के कारण उत्पन्न हुए नए विचारों से अवगत कराया। आत्माओं का होना अंधविश्वास नहीं है, यह तो एक अटूट सत्य है। लोग जिस दर्द व अधूरी इच्छाओं के साथ जब मृत हो जाते हैं तो अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। इसके जिम्मेदार सिर्फ हम लोग हैं, जो अपने निजी स्वार्थों के प्रयोजन के लिए इंसान होकर भी दूसरे कमजोर इंसानों पर अत्याचार, उत्पीड़न करने की सदियों पुरानी हरकतों से अभी तक बाज नहीं आए हैं। सताए गए असहाय लोग गैर प्राकृतिक ढंग से जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मजबूरन उनको इस अलग दुनिया में रहना पड़ता है और फिर उनके कोप का प्रकोप आम लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए कृपया इंसानियत को पहचानिए, इंसानी गुणों को अपने अंदर विकसित करिए। किसी को भी इतना दर्द, इतना दुख मत दीजिए कि वो टूट जाए और मृत्यु के बाद इस रूप में सदियों तक भटकता रहे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अलविदा।